आपकी खबर, आपका अधिकार। आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। पहली ट्रेन जयपुर से दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के बीच चलेगी। इस वंदे भारत एक्सप्रेस की नियमित सेवा 13 अप्रैल 2023 से शुरू होगी और जयपुर, अलवर और गुड़गांव में स्टॉप के साथ अजमेर और दिल्ली कैंट के बीच चलेगी। नई वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली कैंट और अजमेर के बीच की दूरी 5 घंटे 15 मिनट में तय करेगी। इसी रूट की मौजूदा सबसे तेज ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली कैंट से अजमेर के लिए 6 घंटे 15 मिनट का समय लेती है। अजमेर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस हाई राइज ओवरहेड इलेक्ट्रिक क्षेत्र पर दुनिया की पहली सेमी हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन होगी। ये ट्रेन राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों की कनेक्टिविटी में सुधार करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सीमावर्ती गांवों का दौरा करने का आग्रह किया है। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश के युवा विविध संस्कृतियों से परिचित होंगे। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की सफलता पर खुशी जताई और कहा कि ये योजना किसानों के चेहरे पर खुशी लेकर आई है। उन्होंने राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगरा के ट्वीट संदेशों के जवाब में ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का आग्रह किया है। कहा है कि कार्यक्रम की पिछली 99 कड़ियों को फिर से सुने, जिसमें प्रेरक सामूहिक प्रयासों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरकारी पदों पर करीब 71,000 नए भर्ती हुए लोगों की नियुक्ति पत्र बांटेंगे और उनसे संवाद भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह की अरुणाचल प्रदेश यात्रा पर चीन की टिप्पणी को भारत ने खारिज कर दिया है। सरकार ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारतीय नेता देश के अन्य राज्यों की तरह ही अरुणाचल प्रदेश का भी नियमित रूप से दौरा करते हैं और ऐसी यात्राओं पर आपत्ति व्यक्त करने का कोई औचित्य नहीं है और इससे वास्तविकता नहीं बदल सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा, वित्त और अर्थशास्त्र पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 3 दिन के सम्मेलन में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और केन्या के प्रतिनिधि भाग लेंगे। रक्षा मंत्रालय वित्त की ओर से आयोजित सम्मेलन वैश्विक स्तर पर उभरती सुरक्षा संबंधी चुनौतियों और नीतियों के बारे में विचार और अनुभव साझा करने के लिए विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। पटना में एमपी एमएलए कोर्ट में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पेशी होगी। उनकी मोदी सरनेम टिप्पणी को लेकर बीजेपी नेता सुशील मोदी की ओर से याचिका दायर की गई है। दिल्ली की एक अदालत आबकारी नीति मामले में पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। सिसोदिया अभी ईडी की हिरासत में है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में हाल ही में किए गए उस संशोधन के संबंध में केंद्र से जवाब मांगा है जो केंद्र सरकार को फेक न्यूज की पहचान करने और उसे टैग करने का अधिकार देता है। केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अभी तक लागू नहीं हुए हैं, इसलिए किसी अंतरिम आदेश की जरूरत नहीं होगी। अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मामले पर अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होगी। सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से कहा गया है कि पहले 7 रूल 11 पर सुनवाई होनी है, जबकि वादी पक्ष ने आपत्ति लगाते हुए कहा है कि विवादित स्थान का सर्वे होने से किसी के अधिकारों का हनन नहीं होता। माफिया अतीक अहमद को हत्या के एक मामले में अदालत में पेश करने के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। उमेश पाल हत्याकांड मामले में आरोपी अतीक अहमद ने कहा कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, वो उस समय जेल में था। यूपी सरकार के अनुसार अपराधियों के लिए राज्य में कोई जगह नहीं है। दरअसल प्रयागराज जिले के थाना धूमनगंज में अतीक अहमद और उसके बेटे अली सहित 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। कांग्रेस नेता सचिन पायलट अपने एक दिन के अनशन के बाद दिल्ली आ रहे हैं। पायलट के दिल्ली दौरे को लेकर सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। इससे पहले कांग्रेस आलाकमान ने उनके अनशन को पार्टी गतिविधि के खिलाफ माना था।
राजस्थान में भाजपा के दिग्गज नेता जुनाम मेघवाल ने सचिन पायलट के अनशन पर कहा कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह बढ़ती जा रही है, इसका खामियाजा जनता भुगत रही है। कर्नाटक में भाजपा ने 179 उम्मीदवारों की सूची जारी की। इसमें ओबीसी को 32, एससी को 30, एसटी 16 और 6 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। 52 नए चेहरों को उम्मीदवार बनाया गया है। कर्नाटक के मौजूदा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई शिवगांव सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। बीजेपी के अन्य प्रमुख नेता रमेश जारकीहोली गोकक और गोविंद एम करजोल मुधोल सीट से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने कांग्रेस के दिग्गज नेता सिद्धरामैया, डीके शिव कुमार का सामना करने के लिए सोमन्ना और आर अशोक को मैदान में उतारा है। वो दो सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा के बेटे विजयन शिकारीपुरा सीट से चुनाव लड़ेंगे। राज्य के मंत्री बी श्रीरामालू बेल्लारी ग्रामीण सीट से चुनाव लड़ेंगे। शिक्षा मंत्रालय एससीओ शिखर सम्मेलन 2022-23 के अवसर पर युवा लेखक सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। एससीओ की वर्तमान अध्यक्षता के अंतर्गत आज से 2 दिन के लिए दिल्ली में इस सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। शिक्षा मंत्रालय एससीओ शिखर सम्मेलन का विषय एससीओ सदस्य देशों के बीच सभ्यतागत संवाद है, जिसमें इतिहास और दर्शन, अर्थव्यवस्था, धर्म, संस्कृति, साहित्य और विज्ञान और चिकित्सा जैसे विषय शामिल हैं। 2 दिवसीय एससीओ युवा लेखक सम्मेलन युवाओं को आधुनिक शिक्षा, प्रशिक्षण, उन्नत प्रशिक्षण, उद्यमशील गतिविधियों और अभिनव परियोजनाओं में व्यापक भागीदारी के अवसरों को पता लगाने के लिए गतिशील मंच प्रदान करता है। अमेरिका दौरे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास वाशिंगटन में आज दूसरी 2 दिवसीय G20 FMCBG बैठक की संयुक्त अध्यक्षता करेंगे। FMCBG बैठक में करीब 350 तमाम संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और वैश्विक अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना, सतत वित्तीय क्षेत्र और वित्तीय समावेशन और अंतर्राष्ट्रीय कराधान जैसे मसलों पर चर्चा होगी। युगांडा दौरे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज जिंजा में राष्ट्रीय अपराध विज्ञान विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन करेंगे। भारत के बाहर इस तरह का पहला परिसर स्थापित करने के लिए भारत युगांडा के बीच समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर होंगे। युगांडा में भारतीय व्यापारिक समुदाय से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मुलाकात की। उन्होंने भारत युगांडा द्विपक्षीय संबंधों में उनके योगदान की सराहना की। युगांडा में विदेश मंत्री ने सौर ऊर्जा से चलने वाली जलापूर्ति परियोजना के शिलान्यास समारोह में भाग लिया। उन्होंने कहा कि ये परियोजना 20 ग्रामीण जिलों में रह रहे युगांडा के 5 लाख लोगों को सुरक्षित जलापूर्ति करेगी। विदेश मंत्री जयशंकर ने युगांडा में अपने समकक्ष के साथ भारत के घनिष्ठ और ऐतिहासिक संबंधों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि युगांडा के साथ व्यापार और निवेश, ऊर्जा, रक्षा और हवाई संपर्क की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। पेरिस में गाला डिनर में बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और एफिल टावर लोकतंत्र, एकता, विविधता की प्रतिबद्धता, वैश्विक व्यापार नियमों के सिद्धांत को साझा करते हैं और लोगों को एक साथ लाते हैं। पेरिस में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने फ्रांस को भारत के साथ व्यापार बढ़ाने और प्रौद्योगिकी साझेदारी शुरू करने के लिए आमंत्रित किया और कहा कि फ्रांस के लोग पर्यटक के रूप में और निवेशक अच्छा रिटर्न पाने के लिए भारत आ सकते हैं। रेलवे सुरक्षा बल में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के 9000 पदों पर भर्ती के संबंध में सोशल और प्रिंट मीडिया में एक गलत संदेश प्रसारित किया जा रहा है। इस बारे में कहा गया है कि आरपीएफ या रेलवे ने ऐसा कोई आवेदन नहीं दिया है। इंडियन रेलवे गर्मियों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए 217 स्पेशल ट्रेन चलाएगा, जो कुल 4010 फेरे लगाएंगी और देश भर के प्रमुख गंतव्यों से होकर गुजरेंगी। दक्षिण पश्चिमी रेलवे सबसे अधिक 79 ट्रेन चलाएगा। मौसम विभाग के अनुसार कोलकाता में 15 अप्रैल तक गर्मी कहर बरपाने वाली है। मौसम विभाग की ओर से इसे लेकर सतर्क किया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि काफी जरूरी काम ना रहने पर दोपहर में घर से बाहर ना निकलें। दिल्ली मौसम विभाग के अनुसार एनसीआर और दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश के कई एक हिस्सों में 2 दिन तक तापमान में खासी वृद्धि देखने को मिलेगी। अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक भी जा सकता है।
हैदराबाद में तापमान में वृद्धि के कारण स्कूली बच्चों में चिकन पॉक्स और वायरल बुखार के मामलों में मामूली सी वृद्धि हुई है। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बुखार, खांसी, जुकाम, रैशेज जैसे लक्षण दिखने वाले छात्रों को तुरंत घर भेजा जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि मौसम में काफी तेजी से बदलाव हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों के बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है। लिहाजा बुखार, खांसी जैसी बीमारियों से बचने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 4.3 तीव्रता का भूकंप आया। आज सुबह 5:35 पर झटके महसूस किए गए। भूकंप की गहराई जमीन से 10 किलोमीटर नीचे थी। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत निर्माणाधीन प्रोजेक्ट के सामने झुग्गियों में आग लग गई। इस घटना में 2 लोग बुरी तरीके से झुलस गए हैं। यह हादसा सिलेंडर फटने की वजह से हुआ है। कोयला मंत्रालय के अधिकारी नई दिल्ली में कोयला उत्पादन और अन्य मुद्दों को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक आवंटियों के साथ प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है और दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनी हुई है। IMF ने कहा कि आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान में कमी के बावजूद भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय जॉब मैचिंग, करियर काउंसलिंग, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी जैसे रोजगार संबंधी सेवाएं देने के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा परियोजना को कर रहा है लागू। NCS पोर्टल ने जुलाई 2015 में लॉन्च होने के बाद से वर्ष 2022-23 के दौरान सबसे अधिक रिक्तियां दर्ज की। 2022-23 के दौरान लगभग 35.7 लाख रिक्तियों की दी गई सूचना। 2022-23 में NCS पर रिक्तियों की रिपोर्टिंग में 2021-22 की तुलना में देखिए 175% की वृद्धि। 2021-22 में थी लगभग 13 लाख रिक्तियां। वस्त्र मंत्रालय ने 19 भू वस्त्र उत्पाद और 12 सुरक्षात्मक वस्त्र उत्पाद वाली 31 वस्तुओं के लिए 2 गुणवत्ता नियंत्रण आदेश प्रारंभ करने की घोषणा की। वस्त्र मंत्रालय दूसरे चरण में 28 अन्य उत्पादों के लिए 2 और गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी करने की बना रहा है योजना। इसमें कृषि टेक्सटाइल्स के 22 वस्त्र उत्पाद और चिकित्सीय टेक्सटाइल्स के 6 वस्त्र उत्पाद शामिल हैं। तीसरे चरण में गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी करने के लिए 30 अधिक तकनीकी वस्त्र उत्पादों का किया जा सकता है विचार। नियंत्रण आदेश तकनीकी वस्तुओं के मानक एवं गुणवत्ता करेंगे सुनिश्चित। आयकर विभाग ने कर्नाटक में कुछ सहकारी बैंकों के मामले में तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की। ये सहकारी बैंक अपने ग्राहकों के धन को अलग तरह से लूट कर देनदारियों से बचने के लिए उकसाने कर रहे थे कोशिश। तलाशी अभियान में कुल 16 परिसरों को किया गया शामिल। कार्रवाई में 3.3 करोड़ रुपए से अधिक की बेहिसाब नकदी और 2 करोड़ रुपए से अधिक के बेहिसाब सोने के आभूषण जब्त। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने फ्यूचर स्किल्स फोरम में भारत की ITI में नामांकित छात्रों के लिए रोजगार कौशल पाठ्यक्रम के डिजिटल संस्करण का किया विमोचन। डिजिटल मॉड्यूल भारत कौशल पोर्टल के साथ साथ अन्य प्लेटफॉर्मों के माध्यम से 25 लाख से अधिक शिक्षार्थियों के लिए सुलभ होंगे। विकसित पाठ्यक्रम में साइज गेमिफाइड प्रारूप भी शामिल है। केंद्र सरकार ने राज्यों से ग्राम पंचायत स्तर पर प्रधानमंत्री जीवन बीमा, ज्योति बीमा और योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना नामक 2 प्रमुख सूक्ष्म बीमा योजनाओं के तहत नामांकन बढ़ाने का आग्रह किया है। हुंडई मोटर ग्रुप अपने घरेलू इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन सुविधाओं और अन्य EV परियोजनाओं में $18.2 अरब का निवेश करेगी। हुंडई ये निवेश 2030 तक करेगी। दक्षिण कोरिया के एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर ने गूगल पर करीब $32 मिलियन का जुर्माना लगाया है। कार्रवाई कोरियाई मोबाइल गेमिंग ऐप बाजार में अनुचित व्यावसायिक प्रथाओं का इस्तेमाल करने के कारण हुई है। ट्विटर ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। घोषणा में बताया गया है कि ट्विटर का एलन मस्क के स्वामित्व वाले एक्स नामक ऐप के साथ विलय कर दिया गया है। एप्पल के CEO टिम कुक मुंबई और दिल्ली में एप्पल के ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर का उद्घाटन करने के लिए अगले सप्ताह भारत में होंगे। भारत में वैश्विक विनिर्माण और खुदरा बिक्री को लेकर है एप्पल कंपनी की कई योजनाएं।
माइक्रोसॉफ्ट ने वर्चुअल मीट को और अधिक भावपूर्ण बनाने के लिए स्नैपचैट लेंस को टीम्स में एकीकृत करने की घोषणा की है। इस सप्ताह से वैश्विक स्तर पर उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगा। भारत में कनेक्टेड कारों की बिक्री 2022 में हुई लगभग दोगुनी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 में से एक कार में इन बिल्ट सेल्यूलर कनेक्टिविटी और इन व्हीकल डिजिटल अनुभव बढ़ाने के लिए सेवाएं हैं। गूगल ने एंड्रॉइड डिवाइस पर अपने बहुप्रतीक्षित ऑटो आर्काइव फीचर को शुरू किया है। ये उन ऐप्स द्वारा किए गए स्टोरेज को लगभग 60% तक कम कर देगा जो अक्सर उपयोग में नहीं होते हैं। इंडोनेशिया के सार्वजनिक रेल यातायात की ईद से एक दिन पहले यानी कि 21 अप्रैल की लगभग सभी टिकटें बिक गई हैं। स्थानीय रेलवे अधिकारियों के मुताबिक इस दिन के लिए करीब 39,800 टिकटों की बुकिंग हुई है। अधिकारियों के मुताबिक इनमें ज्यादातर टिकटें पश्चिमी और मध्य जावा क्षेत्र, पूर्व केटो, तेगल, सोराकार्ता और बांडुंग इलाकों के लिए बुक की गई हैं। इंडोनेशिया के कायरो ओपेरा हाउस में स्थानीय कला और संस्कृति की विभिन्न प्रस्तुति देकर दर्शकों का मनोरंजन किया गया। इस कार्यक्रम में इंडोनेशिया के लोकगीतों और नृत्यों की पर भी प्रस्तुति दी गई। वियतनाम की राजधानी हानोई का स्थानीय प्रशासन 1954 से पहले बनी सभी विला की बेहतर देखरेख और रखरखाव की योजना बना रहा है। इसमें शहर के 8 और पुराने वास्तुशिल्प नमूनों की देखरेख भी शामिल है। पहले चरण में 222 विला के डेटा को डिजिटाइज किया जाएगा और उनकी 3D रेंडरिंग भी की जाएगी। इसके बाद बचे करीब 1200 विला का अगले साल के मध्य तक निरीक्षण किया जाएगा। कनाडा ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाने का किया ऐलान। कनाडा 14 रूसी व्यक्तियों और 34 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाएगा, जिसमें वैगनर ग्रुप से जुड़े संगठन भी शामिल है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने टोरंटो में यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शिवमहल से मुलाकात की और उसके बाद कीव के लिए नए सैन्य समर्थन का आश्वासन दिया। कहा कि यूक्रेन को असॉल्ट राइफलें, मशीन गन और 2.4 मिलियन राउंड गोला बारूद की सैन्य सहायता मुहैया कराएगा। ट्रूडो ने कहा कि कनाडा बेलारूस के वित्तीय क्षेत्र से जुड़ी 9 संस्थाओं पर भी प्रतिबंध लगा रहा है ताकि रूस के बेलारूस में समर्थकों पर और दबाव डाला जा सके। ब्रिटेन में जूनियर चिकित्सक हड़ताल पर हैं। चिकित्सक बढ़ती हुई महंगाई के अनुसार उचित वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। पिछले महीने चिकित्सकों की 3 दिवसीय हड़ताल के बाद हजारों जूनियर डॉक्टर 4 दिवसीय हड़ताल पर हैं। ब्रिटिश स्वास्थ्य मंत्री ने समिति को लिखे गए पत्र में कहा है कि वो चिकित्सकों की मांगों को लेकर गंभीर है। ब्रिटिश सरकार ने भी संकेत दिया है कि डॉक्टर वेतन में अत्यधिक वृद्धि की मांग कर रहे हैं। डॉक्टर कमेटी ने ब्रिटिश सरकार से उचित कदम उठाने का भी आह्वान किया है। ब्लू टिक यूजर्स को लेकर एलन मस्क ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि अकाउंट से ब्लू टिक हटाने की अंतिम तिथि 20 अप्रैल तय कर दी है। इसका मतलब कि ट्विटर पर नीले टिक के साथ सत्यापित खाता रखने वाले उपयोगकर्ताओं को ब्लू टिक रखने के लिए भुगतान करना होगा। अमेरिका में ये राशि iOS यानी कि एंड्रॉइड उपयोगकर्ताओं के लिए $11 प्रति माह या फिर $114.99 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष और वेब उपयोगकर्ताओं के लिए $8 प्रति माह या $84 प्रति वर्ष है। ट्विटर ने घोषणा की थी कि 1 अप्रैल से वो लीगेसी सत्यापित खातों से ब्लू टिक यानी कि चेक मार्क बैच को हटाना शुरू कर देगा। इस बीच ट्विटर वेरीफाइड अकाउंट ने करीब 4 लाख लीगेसी अकाउंट्स को अनफॉलो कर दिया था। आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम अपने आमने सामने होंगी। ये मुकाबला चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हराकर आईपीएल 2023 में अपनी पहली जीत हासिल कर ली है। मुंबई को 2 मैच में हार के बाद ये जीत नसीब हुई है। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। दिल्ली ने 10 विकेट के नुकसान पर मुंबई के सामने जीत के लिए 173 रन का लक्ष्य रखा था। मुंबई के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 65 रन बनाए।
तिलक वर्मा ने 41 और ईशान किशन ने 31 रनों की पारी खेली। दिल्ली के लिए मुकेश कुमार ने 2 और मुस्तफिजुर रहमान ने 1 विकेट लिया। भारतीय क्रिकेट के नए घरेलू सीजन का शेड्यूल आ गया है। इस घरेलू सत्र की शुरुआत दिलीप ट्रॉफी के साथ होगी, वहीं सत्र का अंत रणजी ट्रॉफी के साथ होगा। 28 जून से 16 जुलाई के बीच दिलीप ट्रॉफी के सभी मुकाबले खेले जाएंगे। कजाकिस्तान में चल रही एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारतीय पहलवानों ने 2 पदक अपने नाम किए। महिला पहलवान निशा दहिया ने 68 किलोग्राम भार के फ्री स्टाइल वर्ग में रजत पदक जीतने में सफलता हासिल की। वहीं भारत के लिए दूसरा पदक प्रिया ने जीता। प्रिया ने 76 किलोग्राम भार वर्ग में जापान की मिजुकी नागाशिमा को 2-1 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। ओलियो मास्टर्स के पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी प्रियांशु राजावत अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग पर आ गए हैं। प्रियांशु ने 20 स्थान की छलांग लगाते हुए रैंकिंग में 38वां स्थान हासिल किया। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने मोंटे कार्लो मास्टर्स के प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। जोकोविच ने रूस के इवान गोखोव को हराकर राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह पक्की की। ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास ने मोंटे कार्लो मास्टर्स के पुरुष एकल स्पर्धा के फ्री स्टाइल फाइनल में जगह बना ली है। पोलैंड के ह्यूबर्ट हरकाज भी मोंटे कार्लो मास्टर्स के तीसरे दौर में जगह बनाने में सफल रहे। हरकाज ने प्रतियोगिता के दूसरे दौर में यूनाइटेड किंगडम के जैक ड्रेपर को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। रूस के टेनिस खिलाड़ी आंद्रे रूबलेव मोंटे कार्लो मास्टर्स के राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए हैं। रूबलेव ने स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी राउमे मुनार को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। चैंपियंस लीग भी खेले गए क्वार्टर फाइनल के पहले लेग में मैनचेस्टर सिटी ने बायर्न म्यूनिख को 3-0 से हरा दिया। इसी के साथ अंतिम 4 में पहुंचने की अपनी दावेदारी को मजबूत भी कर लिया। चैंपियंस लीग के एक अन्य क्वार्टर फाइनल के पहले लेग के मैच में जीत हासिल करके इंटर मिलान ने सेमीफाइनल में जगह बनाने की तरफ अपने कदम बढ़ा लिए हैं। मंगलवार देर रात बेनफिका के खिलाफ खेले गए मुकाबले को इंटर मिलान ने 2-0 से अपने नाम कर लिया। वेब शो एस्पिरेंट्स में संदीप सिंह ओलन की भूमिका निभा रहे अभिनेता सनी हिंदुजा ने शो के दूसरे सीजन की शूटिंग शुरू की। कहा कि वो वेब सीरीज में अपनी भूमिका को फिर से निभाने के लिए हैं उत्साहित। टीवी अभिनेत्री शुभांगी आत्रे ने अपने जन्मदिन को बताया है बेहद खास। उन्होंने कहा कि इसी दिन उन्होंने 7 साल पहले भाभी जी घर पर है शो को साइन किया था। ईशा देओल के अनुसार उन्होंने वेब सीरीज हंटर टूटेगा नहीं तोड़ेगा में दिव्या के किरदार को निभाने के लिए खूब मेहनत की है। किक बॉक्सिंग ने उन्हें एक्शन सीक्वेंस करने में भी मदद की। अभिनेता अर्जुन कपूर ने 11 साल के अनीशा राउत को उसके 18 साल की उम्र के होने तक सभी ट्रेनिंग और इक्विपमेंट्स के खर्च उठाने का फैसला